जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज करंट अफेयर जो परीक्षा मंथन का हम लोग लक्ष्य 1 का लेकर चल रहे हैं, उसी का ये अगला पार्ट है। और ये जो आज का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 66 से 67 का होने वाला है। ठीक है, इससे पहले का करा चुके हैं और आप लोग उसे नहीं देखें तो देखिए, हमारे चैनल पर भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किया हुआ है, उसको भी आप देखिए जो NCERT से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे चैनल पर अभी ट्रिक के अनुसार जो 100% याद हो जाएगा, आप स्ट्रेटेजी के याद कर सकते हैं। तो आप अगर उसे भी नहीं देखें तो जरूर देखें, और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को कराने वाले हैं, ज़्यादा कराने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए, पहला है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% किसके अनुसार? अंकटाड के अनुसार। तो बस आप इतना ही है इसमें याद रखिए कि अंकटाड ने 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 6.5% दिया था। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा अंकटाड के बारे में जान लीजिए कि अंकटाड की स्थापना 1964 में हुआ था। अंकटाड की स्थापना पूछेगा तो 1964 में, और इसका मुख्यालय वर्तमान जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि वर्ष 2024 में भारत का वृद्धि दर 6.8% कौन बोला था? IMF के अनुसार। IMF के अनुसार अंकटाड 6.5 बोला था, और याद रखिएगा IMF 6.8। हालांकि ये सब जो आंकड़ा है ये पुराने आंकड़े हैं, अब इसे फिर से रिपीट होने वाले, तो उन पर ज़्यादा गौर कीजिएगा, ये शायद ही कहीं पूछे। चलिए, इसीलिए हम स्किप थोड़ा कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा हम टाइम देंगे। चलिए, अगला है कि इम्पोर्टेंट है कि कारोबार के लिए भारत सबसे भरोसेमंद स्थान है। किसके लिए? कारोबार में। ठीक है, भारत का जो स्थान है वो सबसे भरोसेमंद में आया है। ठीक है, देखिए, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार व्यवसायों और गैर सरकारी संगठन पर भरोसे के मामले में भारत शीर्ष पर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें इंडिया नंबर 1 है। यही मीडिया की बात की जाए तो मीडिया के विश्वास के मामले में भारत के है चौथा है, और सरकार के भरोसे के मामले में भारत 5वां स्थान आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि विदित हो कि विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, की वार्षिक बैठक से पहले जारी एलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 ने सरकार के प्रति अपनी लोगों के भरोसे के संदर्भ में सऊदी अरब को, देखिए, सऊदी अरब पर रखा है। एक मिनट, क्या है? सऊदी अरब को शीर्ष पर रखा है। ठीक है, शीर्ष पर रखा है। वहीं मीडिया के मामले में चीन पहला है। मीडिया के मामले में कौन सा है? चीन पहला है। ठीक है, नियोक्ता पर भरोसा जताने के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष पर है, जबकि भारत केवां स्थान है? दूसरा स्थान पर। नियोक्ता के स्थान मामले में भारत दूसरा है। तो इस पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा। देखिए, मेन पॉइंट को लिखते चलिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंडेक्सेशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, बजट 2024-25 के बजट में अचल संपत्ति पर मिलने वाले इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया है। अब देखिए, इंडेक्सेशन क्या है उसको आगे हम लोग बताएंगे। देखिए, इसकी भरपाई के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम्स कर की दर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से आवासीय संपत्ति के बेचने पर अब LTCG में इंडेक्सेशन यानी कि महंगाई को समायोजित करने का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे समझिए। आसान भाषा में बताएगा कि इसको क्या है। देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि पुरानी अचल संपत्ति बेचने पर लोगों को महंगाई समायोजन का लाभ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। साथ ही उन्हें अधिक टैक्स की भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, बजट में लाए गए बदलाव के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2001 से पहले खरीदी गई या विरासत में मिली संपत्ति पर करदाताओं के लिए इंडेक्सेशन लाभ बरकरार रखा है। ठीक है, 2001 से पहले वाला के लिए। ठीक है, कर की दर में बदलाव
23 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है इंडेक्सेशन लाभ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सेशन पढ़ लें, लेकिन क्या है इंडेक्सेशन। देखिए क्या है, यह एक नियम था जो महंगाई के हिसाब से अचल संपत्ति की कीमतों को समायोजित करता था। ठीक है, इसे समझने के लिए पहले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है, CII इसको बुलाता है, को समझना जरूरी है। देखिए CII एक ऐसा नंबर होता है जो हर साल बदलता है। अब कैसे बदलता है ये भी समझिए। ठीक है, देखिए अचल संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को खरीद वर्ष के हिसाब से एक नंबर मिलता था। इसी नंबर के हिसाब से महंगाई और लागत के भुगतान कर LTC टैक्स लगाया जाता था। CII नंबर पर हर वर्ष के हिसाब से बढ़ता रहता था। ये मतलब हर वर्ष बढ़ता रहता था क्योंकि महंगाई बढ़ता था उसके अनुसार। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक। देखिए डिजिटल रूप से वितरित सेवा में भारत क्या है, चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। देखिए यह रिपोर्ट किसने दी, इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जारी वैश्विक व्यवसाय परिदृश्य और सांख्यिकी पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। सेवा में डिजिटल रूप से सेवा देने के क्षेत्र में, याद रखिएगा चौथा स्थान। देखिए 2023 में भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवा निर्यात $257 बिलियन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना किया जाए तो 17% अधिक है। और देखिए ये चौथा जो स्थान आया है भारत, वो किसको पछाड़ कर आया है, तो जर्मनी को, याद रखिएगा जर्मनी। अब जर्मनी 5वें पर हो गया, भारत 4थे पर। और 3 कौन शीर्ष पर है, तो देखिए अमेरिका हो गया, UK हो गया और आयरलैंड, ये अभी भी 3 नंबर 1 पर चल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को पढ़िए। ठीक है, चलिए भारत में विदेशी निवेश। देखिए विदेशी निवेश पाने में भारत शेयर बाजार पिछले 1 साल में तीसरे स्थान पर रहा है। 1 साल में कितने स्थान पर है, पिछले साल में तीसरे स्थान पर रहा था। इस दौरान रिटर्न देने में यह प्रमुख बाजारों में दूसरे स्थान पर था, रिटर्न देने में दूसरे स्थान पर। चलिए आगे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक किसकी रिपोर्ट आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा की इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 से 18 मार्च 2024 तक घरेलू बाजार में कुल 26 अरब डॉलर, कितना, 26 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया था। इस दौरान इसमें 25% रिटर्न दिया गया, याद रखिएगा। अब देखिए भारतीय बाजार से ज़्यादा रिटर्न किसका ये भी समझने वाला बात है। तो इससे तुर्की का हो जाएगा। ठीक है, तुर्की का, अब तुर्की, रूस, अर्जेंटीना को दिया गया, लेकिन यहाँ पर विदेशी निवेश काफ़ी कम है। चलिए आगे देखिए, यही अगर समझा जाए कि तुर्की के बाजार जहाँ 70% रिटर्न दिया था इस साल भर में, और रूस के कितना दिया था, 42%। एक मिनट, रूस कितना दिया था, 42%। यहीं अगर बात किया जाए कि अर्जेंटीना कितना, तो ये 4 गुना करके दिया था, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसी का था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पॉइंट, UAE को रुपए में पहला भुगतान। देखिए UAE जो था इसको रुपए में पहला भुगतान किया गया। देखिए क्या भुगतान किया गया समझिए। देखिए 25 दिसंबर 2023 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमीरात को UAE से कच्चे तेल खरीदने में रुपए, मतलब जो कच्चा तेल खरीदा था तो उसको किस में डील किया था, UAE को। और इससे पहले याद रखिएगा कि रूस को भी किया था। तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो इम्पोर्टेंट है इसको देखिए कि RBI अब तक 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार करने की सहमति दिया है। कितने देशों के साथ में, 22 देशों के साथ अब तक कर चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट में नहीं है, लेकिन आपको हम जो इम्पोर्टेंट उसको बता देते हैं। देखिए ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि भारत में
दानदाताओं की सूची। ठीक है, देखिए हुरुन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है। हुरुन इंडिया ने वर्ष 2023-24 में देश के परोपकारी कार्यों के लिए दान देने वाले सूची जारी की है। ये सूची में कितने अमीर हैं? 1539 अमीरों की लिस्ट है। ठीक है, और प्रत्येक जो अमीर है इसमें जो व्यक्ति है उनका संपत्ति कम से कम कितना 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, मतलब 1000 करोड़ कम से कम है। चलिए, तो उसमें अगर देखा जाए कि परोपकारी में सबसे पहले पर कौन है, तो ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। कौन है? देखिए HTL टेक्नोलॉजी के संस्थापक, HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक कौन है? शिव नाडर, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, इन 407 करोड़ रुपये ये भी दिए थे। ठीक है, और देखिए ये क्या है, बजाज परिवार जो है तीसरा स्थान पाया था, 352 करोड़ ये भी दिए थे। तो चलिए यही था आज। अब इसको और आगे देखते हैं, जो अगला पॉइंट है क्या है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों हम उसको आप बता रहे हैं, वही आप समझिए। ठीक है, वीडियो लंबा और फालतू पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, टाइम सबका कीमती होता है। चलिए अगला देखिए कि रेलवे संशोधन विधेयक 2024। रेलवे देखिए दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। अब इसमें देखिए मुख्य बिंदु इसका क्या है कि इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, को निरस्त करना तथा इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में एकीकृत करके कानून को सरल बनाना है। इस संशोधन से 2 कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 के धारा 2 में संशोधित करता है। ठीक है, और रेलवे बोर्ड से संबंधित एक नया अध्याय 1A जोड़ा गया। ठीक है, जो देखिए जो हाईलाइट करे उसको याद रखिएगा, पहले से जो हाईलाइट किया उसको तो जोड़ लिखिए। ठीक है, 1A जोड़ा गया, ये भी याद रखिएगा। और यह रेलवे बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान करता है। अब देखिए ये तीनों जो टिक लगा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसको पढ़ लीजिए। देखिए संशोधित विधेयक में जोड़े गए प्रावधान केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना, सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्तें, उनकी योग्यता और अनुभव आदि तय करने का अधिकार देता है। आगे क्या है कि इसके अनुमान केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत, ठीक है, रेलवे बोर्ड को सभी या किसी रेलवे से संबंधित केंद्रीय सरकार की सभी या कोई भी शक्ति अथवा कार्य सौंप सकता है। अगला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साथ ही 1905 के अधिनियम के तहत नियुक्त बोर्ड की अध्यक्षता एवं सदस्य भी इस अधिनियम के तहत नियुक्त माने जाएंगे। रेलवे बोर्ड पहले से ही अस्तित्व में है और इस विधेयक में नए बोर्ड का निकाय का गठन प्रस्तावित नहीं है। इसमें जो अधिक सहायता मिलेगी वो रेलवे जोन का अधिक सहायता मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। देखिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आयोजित आगामी कुंभ जो महाकुंभ 2025 वर्तमान में चल रहा है और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को देखते हुए अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया। इसके तहत राज्य के सभी विभाग, निगम एवं प्राधिकरण में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि महाकुंभ जो रहा उसके वजह से 6 माह के लिए सारे सरकारी कर्मचारियों पर 6 माह के लिए छुट्टी बंद, कोई न हड़ताल करेगा न छुट्टी पे जाएगा। चलिए अगला क्या है कि आवश्यक सेवा अनुदान अधिनियम के बारे में। देखिए विदित हो कि उत्तर प्रदेश आवश्यक
सेवा अनुदान अधिनियम राज्य विधेयक वर्ष 1966 में पारित किया था। ये 1966 का उत्तर प्रदेश का विधेयक है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वही उसके बारे में कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई हड़ताल नहीं करेगा, हड़ताल करेगा तो प्रतिबंध लग जाएगा, और प्रतिबंध लगने के साथ में जुर्माना भी लगता है। तो वही इसमें है, आप लोग इसको देख लीजिए। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जो है। अगला पॉइंट है कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिसंबर 2024 में लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। इसका मुख्य बिंदु देखा जाए कि क्या क्या है, तो देखिए, यह विधेयक निम्नलिखित कानूनों में संशोधित करने का प्रस्ताव है। कौन कौन कानून है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, और किसमें किसमें संशोधन हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए एक बार। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 के लिए, और बैंकिंग कंपनी 1980 में, ये सब में संशोधन हुआ है। तो देखिए आगे जो बताया गया इसमें कि इस विधेयक में, ठीक है, इस विधेयक में संशोधन का उद्देश्य बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना। ये इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों ये संशोधन किया गया, क्योंकि बैंकों को सुरक्षित रखना है, स्थिर रखना और स्वस्थ यानी कि जीवित रखना है, ठीक है। इसमें ग्राहकों के लिए बैंकिंग को और आसान किया गया है, ठीक है। इसमें बैंक व्यवस्था में सुधार और निवेशक सुधार को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है, इसमें परिवारों के लिए धन वितरण सरल होगा और प्रतिक्रियात्मक देरी कम होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी पॉइंट है कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो टेस्ट है वो व्यक्ति की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए हुआ है, ठीक है। इसमें किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने से लेकर खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए किसी संदेह की स्थिति में वास्तविक आयु का परीक्षण किया जाता है। विदित हो कि इसको अस्थिरीकरण परीक्षण भी कहते हैं, अस्थिरीकरण परीक्षण भी कहते हैं। अब देखिए, ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है, इसका प्रक्रिया को देखते हैं। ऑसिफिकेशन अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भ्रूण के प्रारंभिक विकासात्मक चरण से शुरू होकर किशोरावस्था के अंतिम चरण तक जारी रहती है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति में यह प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होती है। इसके तहत अस्थियों के विकास के चरण के आधार पर व्यक्ति की अनुमानित आयु को निर्धारित किया जा सकता है। अब इसमें क्या, ऑसिफिकेशन के दौरान शरीर के विभिन्न अस्थि कैल्सिफिकेशन या कठोर हो जाने की प्रक्रिया से गुजरती है, क्योंकि कैल्शियम एवं फास्फोरस जैसे खनिज अस्थियों में मैट्रिक्स में जमा होती है, ठीक है। अब देखिए, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ अस्थियों का निर्माण की दर धीमी हो जाती है, ठीक है। अतः अस्थि जो है तो अधिक नाजुक हो जाती है, या ये भी समझिएगा, और फ्रैक्चर होने का खतरा भी रहता है। इस प्रक्रिया के पूर्वानुमान प्रकृति के कारण विशिष्ट अस्थि में ऑसिफिकेशन के स्तर का आधार पर किसी व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाया जाता है। देखिए क्या है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट नामक चिकित्सीय प्रक्रिया को प्रायः एपिफिशियल फ्यूजन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए वही है, और इसमें क्या क्या मतलब कि लिया जाता है ये भी आप समझिए कि इसमें हाथों की कलाई जैसे कुछ अस्थियाँ एक्सरे इसका लिया जाता है ताकि कंकाल व जैविक विकास का पता लगा सके। इन छवियों की तुलना मानक विकास के एक्सरे से की जा सकती है, जो आयु निर्धारण करने में सहायक कर सकती है, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखते हैं।
वही है कि इसमें क्या क्या लिया जाता है। तो देखिए इसमें जो ये इस टेस्ट में कैल्विक लिया जाता है, ठीक है, ओरोस्टिक यानी कि एस्ट्रन लिया जाता है, और पेल्विक यानी कि ऊपर जो कन्ना का हो गया उसको लिया जाता है। चलिए तो अगला हम जो पॉइंट देखते हैं उसको देखते हैं। आपको पढ़ने का मन होगा तो वीडियो पॉज करके जरूर पढ़िए, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको पॉइंट सिर्फ कवर हो, ठीक है, जो एग्जाम में आता हो। चलिए, आपराधिक न्याय प्रणाली में आयु निर्धारण का महत्व है। देखिए, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है, ठीक है, और 18 वर्ष से ऊपर को बालिग। इस संदर्भ में प्रक्रिया सुधार, पुनर्वास तथा सजा के मामले में आपराधिक कानून किशोर एवं वयस्क के बीच का अंतर करता है। अब देखिए क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी किशोर पर किशोर न्याय यानी कि बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 लागू होता है। इसी पर मतलब वही होता है, ठीक है। यदि कोई किशोर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कारागार के स्थान पर कहाँ पर्यवेक्षण गृह में भेजा जाता है। इसके अलावा न्यायालय की बजाय बच्चे को किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका मतलब अलग ही न्यायालय भी होता है। चलिए अगला देखिए, अगला इम्पोर्टेंट है कि भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली 1957 में चुनाव के बाद जो होता है वो समाप्त हो गया था। तो देखिए सदस्यीय निर्वाचन क्या है ये भी आप समझिए। आगे जो है पॉइंट है इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। यह एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधित्व की चुनाव की जाती है, समझे। आगे क्या है कि स्वतंत्रता के बाद संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई, ठीक है। तो इसमें क्यों ये हुआ, तो मतलब कि जो एसटी लोग हैं उनका क्षेत्र बढ़े संसद में, ठीक है, लोकसभा में। तो इसके लिए दो चुनाव होता था, मतलब दो कैंडिडेट चुना जाता था एक ही क्षेत्र से, ठीक है। तो इस निर्वाचन क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकी के आधार पर SC ST के लिए, ठीक है, दोनों के लिए समझिएगा, सीटें निर्धारण की गई थी, ठीक है। आरक्षित SC ST और सामान्य दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों इन सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे। मतलब कि एक ही जगह से SC भी लड़ सकते थे और ST भी लड़ सकते थे, दोनों लोग, ठीक है। देखिए अगला क्या है कि मतदाताओं के एक निर्वाचन क्षेत्र में उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुरूप कई वोट आवंटित किए गए। जैसे 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में जहां अनुसूचित जाति की आबादी काफ़ी अधिक है, मतदाता 2 वोट डाल सकते हैं। ये देखिए ये इसका मेन पॉइंट है, जो समझ गया सो सारा समझ गया। पार्टी एक सामान्य और एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन कर सकती है, ठीक है। और चुनाव से पहले स्थान पर आने वाले उम्मीदवार के सिद्धांत का पालन किया जाता था, जहां 2 सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को लोकसभा सीट दी जाती थी। मतलब कि 2 कैंडिडेट, एक वो SC और ST से खड़ा होता था, और अगर दोनों सीट्स पर जो है उसको चुन भी लिया जाता था, और वोट जो मतदाता तो वो भी 2 बार देते थे। तो यही था आज का, कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखिए स्टैटिक जीके हम अपना YouTube चैनल पर करा रहे हैं और एकदम ट्रिक से याद होने वाला। तो अगर आप उसको जो नहीं देखे हम लोग जोड़ देखिए, नहीं देख रहे हैं आपको घाटा है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।